हम्म कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जिसका मुनाफा पिछले साल के मुकाबले लगभग 84% गिर चुका है। हाँ, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल। और सिर्फ मुनाफा ही नहीं, जिसका शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर यानी 1742 रुपए से लुढ़क कर 820 रुपए के आसपास संघर्ष कर रहा है। सामान्य वित्तीय समझ तो यही कहती है ना कि ऐसे स्टॉक से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, एक आम निवेशक तो चार्ट देखते ही घबरा जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बाजार के बड़े बड़े विश्लेषक इस स्टॉक को बेचने के बजाय बाय यानी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। सच में, ये काफी दिलचस्प है। और वो भी कोई मामूली रिटर्न के लिए नहीं, बल्कि मौजूदा स्तर से लगभग 50% के भारी उछाल की भविष्यवाणी के साथ। ये विरोधाभास किसी को भी उलझन में डाल सकता है। बिल्कुल डाल सकता है। ये स्थिति वास्तव में बाजार की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। हाँ, देखिए, जब किसी कंपनी के ताज़ा आंकड़े और स्टॉक चार्ट्स पूरी तरह लाल रंग में रंगे हों, मतलब नुकसान दिखा रहे हों, जो कि इस केस में साफ दिख रहा है। सही कहा, और फिर भी विशेषज्ञ भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी तेजी का दावा कर रहे हों, तो इसका सीधा मतलब है कि सतह के नीचे कोई ऐसा बड़ा खेल चल रहा है जो शायद आम निवेशकों की नज़र से छूट रहा है। जिसे हम वित्तीय बाजार की भाषा में मिसप्राइसिंग कहते हैं, राइट? एकदम सही। असली कीमत और मौजूदा कीमत के बीच का यही वो अंतर है जो स्मार्ट निवेशकों को आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड की, जिसे मार्केट में GANECOS के नाम से जाना जाता है। जी, और हमारे पास आज चर्चा के लिए काफी ठोस डेटा है। सुनने वालों के लिए बता दूं कि इस विस्तृत चर्चा का आधार 20 मार्च 2026 की एक बेहद विस्तृत स्टॉक एनालिसिस रिपोर्ट है। साथ ही हम कंपनी के ऐतिहासिक डेटा, उनके तकनीकी चार्ट्स और हाल ही में दिसंबर 2025 में समाप्त हुई तिमाही के वित्तीय आंकड़ों का भी उपयोग कर रहे हैं, जो कि काफी ताजा आंकड़े हैं। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें यह समझना है कि आखिर इस भारी गिरावट के शोर के बीच बड़े संस्थानों और विश्लेषकों को इस कंपनी में ऐसा क्या दिख रहा है जो उन्हें इतना आश्वस्त किए हुए है। इस विश्लेषण की शुरुआत हमें कंपनी की बुनियाद से करनी होगी, क्योंकि किसी भी स्टॉक का जो टिकर सिंबल होता है ना, या उसका रोजमर्रा का उतार चढ़ाव, वो असल में उस बिजनेस का सिर्फ एक वित्तीय अक्स होता है। मतलब जमीनी हकीकत समझना जरूरी है। बिल्कुल। लगभग 2240 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी जमीनी स्तर पर काम क्या करती है, ये समझे बिना हम इसके भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई थी? असल में इनकी शुरुआत काफी पहले 1987 में हुई थी। तब चेयरमैन श्री श्याम सुंदर शर्मा ने इसकी नींव रखी थी। अच्छा, 1987। मतलब ये कोई नया स्टार्टअप नहीं है। एकदम नहीं, ये एक बहुत पुरानी और स्थापित कंपनी है। आज की तारीख में गणेशा इकोस्फीयर भारत में RPET बनाने वाली सबसे अग्रणी कंपनी है। एक मिनट, RPET मतलब रिसाइकल्ड PET फाइबर? हाँ, रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर फाइबर। और अगर मैं रिपोर्ट के आंकड़े देखूं तो इनका ऑपरेशंस का पैमाना कोई छोटी मोटी रिसाइकलिंग यूनिट वाला बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं। यहाँ लिखा है कि इनके पास 1,18,800 टन प्रति वर्ष की एक विशाल उत्पादन क्षमता है और कानपुर, रुद्रपुर और बिलासपुर में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित हैं। जी, और जरा इस 1,18,800 टन की क्षमता की कल्पना कीजिए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। एक सामान्य पानी की प्लास्टिक बोतल का वजन मुश्किल से 20 या 25 ग्राम होता है, राइट? हाँ, लगभग उतना ही। अरबों फेंकी गई प्लास्टिक बोतलों को प्रोसेस कर रही है। मतलब अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये एक जादुई मशीन की तरह है। जादुई मशीन? वो कैसे? मतलब जहां एक तरफ से हमारे शहरों की फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें जाती हैं और दूसरी तरफ से हमारे सोफे के कुशन और कारों की अपहोल्स्ट्री बाहर आती है। अरे वाह, ये काफी सटीक तुलना है। असल में इसे हम अर्बन माइनिंग भी कह सकते हैं। अर्बन माइनिंग, ये दिलचस्प शब्द है। हाँ, जैसे पारंपरिक खदानों से खुदाई करके लोग सोना या कोयला निकालते हैं ना, वैसे ही ये कंपनी हमारे शहरों के कचरे से इंडस्ट्रियल कच्चा माल निकाल रही है। और ये अर्बन माइनिंग वाला नजरिया ही इस पूरे बिजनेस मॉडल की असली जान है। लेकिन यहाँ मेरा एक व्यवहारिक सवाल है, क्या ये सिर्फ एक फील गुड पर्यावरण की कहानी है? मतलब पर्यावरण को बचाना अच्छी बात है,
लेकिन सिर्फ उसके नाम पर 2240 करोड़ का मार्केट कैप। आपका संदेह बिल्कुल वाजिब है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ पर्यावरण सेवा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ कंपनियों की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में छापने वाला कोई फैंसी शब्द नहीं रह गया है। ये अब एक बहुत बड़ी वैश्विक आर्थिक मजबूरी बन चुका है। मतलब ग्लोबल ब्रांड्स पर दबाव है। बहुत ज्यादा दबाव है। दुनिया भर के बड़े अपैरल ब्रांड्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों पर सरकारों का और खुद ग्राहकों का भारी दबाव है कि वे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। उन्हें अपने उत्पादों में रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करना ही होगा। समझ गया। तो इस नियम ने असल में उस कचरे को सोने में बदल दिया है। एकदम सही। जो कचरा कल तक नगर निगम के लिए सिरदर्द था, वो आज एक $multi-billion सप्लाई चेन का सबसे अहम कच्चा माल बन गया है। पैन इंडिया नेटवर्क के जरिए लाखों कबाड़ी वालों से ये कचरा इकट्ठा होता है, फिर उसे धोकर, काटकर, पिघलाकर फाइबर में बदला जाता है, जिससे फिर टी-शर्ट और एयर फिल्टर फैब्रिक जैसी चीजें बनती हैं। बिल्कुल। तो अगर इनका बिजनेस मॉडल इतना प्रासंगिक है, भविष्य की मांग के एकदम अनुकूल है, तो फिर कंपनी का स्टॉक 1742 रुपए से गिरकर 820 पर क्यों आ गया? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और ये हमें सीधे दिसंबर 2025 में समाप्त हुई उस तीसरी तिमाही के वित्तीय आंकड़ों की ओर ले जाता है, जिसने शायद बाजार में खलबली मचा दी थी। हाँ, और यहीं से वो दर्द शुरू होता है जिसे देखकर रिटेल निवेशक आजकल घबरा रहे हैं। अगर हम Q3 FY26 के आंकड़ों को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट महज 4.73 करोड़ रुपए रहा। सिर्फ 4.73 करोड़? हाँ, और अगर हम इसकी तुलना ठीक एक साल पहले की इसी तिमाही से करें तो ये 84% की एक भयंकर गिरावट है। बापले, 84%! किसी भी चलती हुई कंपनी के मुनाफे का इस तरह से सिकुड़ जाना तो बहुत बड़ा झटका है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? क्योंकि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर मुनाफा 84% गिर गया है, तो निवेशक इस स्टॉक के लिए इतना प्रीमियम क्यों कर रहे हैं? आप पीई रेशियो की बात कर रहे हैं ना? हाँ, रिपोर्ट में पीई रेशियो 57.81 बताया गया है, जो कि इंडस्ट्री के औसत से बहुत महंगा है। और वहीं अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो सिर्फ 5.05% है, जो कि इंडस्ट्री के 8% के मानक से काफी कम है। तो क्या लोग किसी अदृश्य चीज के लिए पैसा दे रहे हैं? मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई फटी हुई और पुरानी डिजाइनर शर्ट को बहुत महंगे दाम पे खरीद रहा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर किसी बड़े ब्रांड का टैग लगा है। डिजाइनर शर्ट वाली ये उपमा काफी हद तक बाजार के शुरुआती डर को दर्शाती है। लेकिन अगर हम इस शर्ट के धागों को थोड़ा और करीब से देखें तो कारण कुछ और ही नजर आता है। अच्छा, तो असली कारण क्या है? इस 84% की गिरावट के पीछे जो तंत्र काम कर रहा है, उसे समझने के लिए हमें एक बार तिमाही दर तिमाही आंकड़ों की चाल देखनी होगी। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा? हाँ, जून 2025 वाली तिमाही में मुनाफा 10.75 करोड़ रुपए था। फिर क्या हुआ कि सितंबर 2025 में कंपनी 0.50 करोड़ रुपए के नुकसान में चली गई। मतलब सीधा माइनस में? बिल्कुल। और फिर दिसंबर में उन्होंने थोड़ी रिकवरी की और 4.75 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। ये तो किसी रोलर कोस्टर की तरह है। एक ही साल के भीतर मुनाफे से नुकसान और फिर वापस थोड़ा मुनाफा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मार्जिन का दबाव और ऑपरेशनल कॉस्ट का बढ़ना। मार्जिन का दबाव? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। देखिए, इनका कच्चा माल क्या है? प्लास्टिक की बोतलें, जो किसी साफ सुथरे कारखाने में नहीं बनती। हाँ, वो तो सड़कों और कबाड़ से आती है। बिल्कुल। इन्हें असंगठित क्षेत्र से इकट्ठा किया जाता है। अब सोचिए, जब ट्रांसपोर्टेशन या ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं या जब कचरा इकट्ठा करने वाले नेटवर्क में बारिश या किसी और वजह से रुकावट आती है तो ये कच्चा माल महंगा हो जाता है। हाँ, सप्लाई कम तो दाम ज्यादा। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ जो इनका अंतिम उत्पाद है, यानी धागे या फाइबर, उसकी कीमत तो ग्लोबल बाजार तय करता है। उसे ये रातों रात नहीं बढ़ा सकते। अफा है, यानी मार्जिन, वो बुरी तरह पिचक जाता है। मतलब कंपनी दो पार्टों के बीच पिस रही है। लेकिन एक बात बताइए, अगर मार्जिन का ये दबाव लंबा चला तो क्या कंपनी के अस्तित्व पर ही खतरा नहीं मंडराने लगेगा? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। लेकिन यहीं पर इस कंपनी की बैलेंस शीट का सबसे मजबूत हथियार सामने आता है। वो क्या है? रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है। 0.43? मतलब कंपनी पर कोई भारी कर्ज नहीं है? बिल्कुल नहीं।
आसान भाषा में कहें तो कंपनी ने अपनी इक्विटी के मुकाबले आधे से भी कम कर्ज लिया हुआ है और वित्तीय संकट के समय ये 0.43 का आंकड़ा ना एक लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। क्योंकि उन्हें हर महीने बैंकों को भारी भरकम ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। बिल्कुल, जब मार्जिन गिरता है तो भारी कर्ज वाली कंपनियां तो ब्याज चुकाने के दबाव में ही दिवालिया हो जाती हैं, लेकिन गणेशा इकोस्फीयर जैसी कंपनियां इस खराब दौर को शांति से बर्दाश्त कर सकती हैं। वे बस इस बुरे चक्र के खत्म होने का इंतजार कर सकती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सर्वाइवल की ताकत है इनके पास, लेकिन फिर भी इस मुनाफे की गिरावट ने बाजार की मनोवैज्ञानिक स्थिति को तो बुरी तरह झकझोरी दिया है। वो तो है, बाजार भावना पर चलता है। और ये हमें तकनीकी विश्लेषण के चार्ट्स पर एकदम साफ नजर आ रहा है। अगर हम रिपोर्ट के टेक्निकल सेक्शन को देखें तो बाजार की भावना न्यूट्रल से बेरिश बताई गई है। हाँ, जो कि अपेक्षित था। स्टॉक अपने पिवट पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिवट पॉइंट लगभग 847.93 रुपए हैं। चार्ट्स पर यह बेरिश भावना असल में निवेशकों के डर का ही चित्र है। फिलहाल शेयर नीचे की तरफ 827 रुपए और 810 रुपए के सपोर्ट लेवल्स के बीच फंसा हुआ है, और ऊपर की तरफ 865 और 885 रुपए पर मजबूत रेजिस्टेंस है। मतलब जहां पहुंचते ही लोग अपना शेयर बेचने लगते हैं। सही कहा। अगर इन चार्ट्स की कल्पना की जाए ना, तो मुझे यह स्टॉक एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह लग रहा है। दबी हुई स्प्रिंग? हाँ, मतलब ये 850 रुपए की सीलिंग या छत को तोड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन बाजार का दबाव उसे बार बार नीचे धकेल देता है। बिल्कुल, बुलिश रिवर्सल के लिए इसे 850 के पार जाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ एक सीधी चुनौती देना चाहूंगा। बताइए। जब चार्ट साफ तौर पर इतने निराशाजनक दिख रहे हैं और मुनाफे में 84% का ऐतिहासिक गोता लगा है, तो क्या इस डेटा को देखते ही हमें दूर नहीं हो जाना चाहिए? किसी भी सामान्य इंसान की पहली प्रतिक्रिया यही होगी, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न? उसमें ऐसा क्या है? दिसंबर 2025 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर्स के पास तो 39.33% हिस्सेदारी है ही, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स के पास इस कंपनी की 21.58% हिस्सेदारी मौजूद है। एक मिनट, 21.58%? हाँ, मतलब किसी भी गिरती हुई या इतना संघर्ष करती भी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का इतना बड़ा पैसा लगा होना, ये तो कोई सामान्य बात नहीं है। यही तो वो कड़ी है जो पूरी पहेली को सुलझाती है। संस्थागत निवेशक या म्यूचुअल फंड्स किसी डूबते हुए जहाज में 21% हिस्सा लेकर नहीं बैठते। उनके पास तो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। बिल्कुल, वे हर दिन डेटा खंगालते हैं। अक्सर मार्जिन गिरते ही वे अपना पैसा झट से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वे इन बियरिश चार्ट्स के बावजूद इस स्टॉक को मजबूती से थामे हुए हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वो एक लंबी अवधि का खेल देख रहे हैं। हाँ, वे इस शॉर्ट टर्म शोर को नजरअंदाज कर रहे हैं। एकदम सही। और शायद संस्थागत निवेशकों का यही अटूट विश्वास है जो विश्लेषकों की उस चौंकाने वाली भविष्यवाणी को आधार देता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, जो टारगेट प्राइस दिया गया है। बिल्कुल। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्लेषकों की ओर से इस स्टॉक पर बाय और एक्यूमुलेट की रेटिंग है और उनका कंसेंसस टारगेट प्राइस 1242 रुपए रखा गया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 48 से 51% तक का उछाल दिखाता है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? मतलब आज मुनाफा 84% गिरा हुआ है और विश्लेषक कह रहे हैं कि भविष्य में क्षमता सुधरेगी। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। मुझे पता है आप क्या सोचने वाले हो। हाँ, क्या ये सिर्फ हवा में महल बनाने जैसी बात नहीं है? जो मशीन आज ठीक से काम नहीं कर रही, वो अचानक कल दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगेगी? आपका ये शक बिल्कुल जायज है, लेकिन इसका जवाब पुनर्निवेशित आय यानी री इन्वेस्टेड अर्निंग्स के सिद्धांत में छिपा है। मतलब जो पैसा वो कमा रहे हैं उसे वापस बिजनेस में लगा रहे हैं। बिल्कुल। विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले 3 सालों में इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़कर 13% तक पहुंच जाएगा। 5% से सीधा 13%? हाँ, क्योंकि कंपनी अपनी परिचालन क्षमता बढ़ा रही है। जब आप कचरा उठाने से लेकर धागा बनाने तक की पूरी प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो धीरे धीरे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलने लगता है। समझ गया। मतलब प्रति यूनिट लागत कम हो जाती है। एकदम। क्षमता में सुधार रातों रात तो होता नहीं है,
इसी वजह से ये जो 1242 रुपए का टारगेट है ना, ये आज या कल के लिए नहीं है, ये 2026-2027 के लिए रखा गया है। और जैसा कि आपने पहले कहा, सस्टेनेबिलिटी अब एक विकल्प नहीं बल्कि वैश्विक नियम बन चुका है, जिसका फायदा इन्हें लंबी अवधि में मिलेगा। बिल्कुल। और हाँ, यहाँ सुनने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण याद दिलाना चाहूंगी, जैसा कि हर रिपोर्ट के डिस्क्लेमर में होता है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक विश्लेषण है। बिल्कुल, अपना खुद का शोध हमेशा जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो गणेशा इकोस्फेयर एक ऐसी कंपनी है जो फिलहाल शॉर्ट टर्म मार्जिन के दबाव और तकनीकी रूप से बेरिश चार्ट से जूझ रही है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इसका मजबूत बिजनेस मॉडल, कम कर्ज वाली बैलेंस शीट और संस्थागत निवेश इसे एक लंबी रेस का घोड़ा बनाते हैं। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केस स्टडी हमें क्या सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे किसी कंपनी के तात्कालिक नुकसान के शोर के पीछे छिपे मैक्रो ट्रेंड्स और संस्थागत भरोसे को पहचाना जाता है। एकदम सही बात है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले आइए एक विचार पर चिंतन करें। हाँ, बताइए। आज हम रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बनी टी-शर्ट और कार सीट्स की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब भविष्य में जलवायु परिवर्तन के दबाव में दुनिया भर की सरकारों द्वारा वर्जिन प्लास्टिक यानी नए प्लास्टिक को बनाने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना या टैक्स लगाया जाएगा। ओहो, वो तो पूरी इंडस्ट्री को ही पलट कर रख देगा। बिल्कुल। तब गणेशा इकोस्फेयर जैसी कंपनियों की असली कीमत क्या होगी, जिन्होंने दशकों पहले ही अपना पूरा साम्राज्य कचरे को रिसाइकिल करने पर खड़ा कर लिया था? क्या वे तब सिर्फ एक कंपनी रहेंगी या भविष्य की इकोनॉमी का इंजन? ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। हाँ, इसी सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है सुनने वालों को इस पूरी तस्वीर के दोनों पहलू समझ आए होंगे। जी बिल्कुल। सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।